दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन भी हो गया। तमाम विरोध असहमति के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ। शुद्ध राजनीतिक परिसर, शुद्ध पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा केंद्र, जब उसी को पूजामय बना दिया गया, बिल्कुल धार्मिक जैसा लग रहा था कि अनुष्ठान हो रहा है, तो अब तो धार्मिक अनुष्ठान वाले एक कार्यक्रम का वक्त आ चला है। मैं दोस्तों आपको अयोध्या के बारे में बता रहा हूं। अब अयोध्या में सचमुच जो राम मंदिर है वहां का, उसमें प्राण प्रतिष्ठा इसी जनवरी महीने में की जाएगी, ऐसा आज अखबारों में फिर देखा। पहले भी इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अब समझा जाता है कि तारीख वगैरह सब तय की जा रही है। तो बहुत जल्दी हो सकता है उसके पहले भी कर दिया जाए, क्योंकि कई बार तिथियां घोषित होती हैं और फिर तिथि पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। शिलान्यास आप जानते हैं, भूमि पूजन या जो भी कहिए, वो प्रधानमंत्री ने ही वहां भी किया था, यानी मंदिर का भी वही उन्होंने ही किया और पार्लियामेंट का भी उन्होंने ही किया। अद्भुत है। और अब जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को खोलने की बारी आएगी तो फिर प्रधानमंत्री ही पहुंचेंगे, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक धार्मिक तैयारी पूरी शुरू कर दी है। उनके लिए राजनीति धर्म है, उनके लिए राजनीति ही अनुष्ठान है और उनके लिए धर्म ही राजनीति है। अगर धर्म के राजनीतिक मंसूबे उनको ऊर्जा देते हैं तो उनको राजनीति का जो धार्मिक उपक्रम है या अनुष्ठान है वो उनको ऊष्मा देते हैं। कमाल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। संविधान कुछ कहता है लेकिन वो करते कुछ हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। संविधान के विरुद्ध जाएं, निर्वाचन आयोग के अपनी बनाई आचार संहिताओं का उल्लंघन करें, कोई बात नहीं, दूसरे करें तो मुश्किलात में फंस जाएंगे। तो ये हालत इस देश की हो गई है। लेकिन इस लगातार सिमटते हुए लोकतंत्र में हम जब चुनाव की बात करते हैं और खासकर 2024 के चुनाव की, तो बहुत सारे लोग इस देश में कहने वाले मिल जाएंगे कि 2024 का इलेक्शन शायद लोकतांत्रिक ढांचे में पता नहीं इसके बाद क्या होगा। लोग तो ये कहते हैं कि अब चुनाव की स्थिति क्या होगी कोई बता नहीं सकता। हम आगे नहीं कुछ बोल रहे हैं क्योंकि भविष्यवाणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा कि 2024 का इलेक्शन भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत अहम है, बहुत निर्णायक है। और उसमें भी सबसे निर्णायक है उत्तर प्रदेश, वह प्रदेश जहां 80 सीटें हैं और जिसकी सर्वाधिक सीटें पिछले कई संसदीय चुनावों से भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जीत रहा है। यकीनन विपक्ष के कई राज्य हैं जहां वो बहुत आसानी से जीत जाएगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हाल तक थी या इस वक्त भी हैं, गवर्नेंस के मामले में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फिसड्डी है, बिल्कुल फिसड्डी है। अगर गोवा को छोड़ दिया जाए जिसका ग्राफ गवर्नेंस में थोड़ा बेहतर दिखाई देता है, तो जितने प्रदेश हैं भारतीय जनता पार्टी शासित, उनकी स्थिति बहुत खराब है गवर्नेंस में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं। तो गवर्नेंस से नाराज जो भाजपा शासित कई राज्य हैं, वहां जनादेश उनके खिलाफ भी जा सकता है। जैसा अभी देखा हमने कर्नाटक में गया, दो कारणों से गया। एक तो गवर्नेंस बहुत खराब थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, और दूसरा सीधा रवैया और शिव कुमार जैसी एक शानदार जोड़ी थी। शानदार जोड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया कहीं भी, किसी भी मुद्दे पर। राजनीतिक जो उनकी मोर्चेबंदी थी, जो राजनीतिक एजेंडे पर उनकी एकजुटता थी, वो अटूट थी।
ये ठीक है कि मुख्यमंत्री पद के लिए सब लोग लालायित रहते हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह सेकुलर एजेंडे पर, जिस तरह डेमोक्रेटिक एजेंडे पर, डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर जिस तरह चुनाव लड़ा, वो अद्भुत अद्भुत गोलबंदी वहां देखी गई समाज की और जनता की, और यही उस चुनाव में कांग्रेस की जीत का असल कारण बनी, एंटी इनकम्बेंसी के अलावा सबसे बड़ा कारण बनी। लेकिन क्या कर्नाटक का एजेंडा, क्या कर्नाटक का वो उदाहरण, क्या कर्नाटक का वो मॉडल आपको हिंदी हार्टलैंड में कहीं भी कांग्रेस दिखाती नजर आ रही है? खासकर उत्तर प्रदेश में ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, एक लेवल पर नौजवानों किसानों में एक बेहद पॉपुलर कांग्रेस पार्टी वहां है, और जो गवर्नेंस उसकी है वो निश्चित रूप से पहले की सरकारें जो बीजेपी की थी उनके मुकाबले बेहतर भी है। वो एक कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कंफर्टेबल राज्य कहा जाए, लेकिन हम और राज्यों के बारे में नहीं कह सकते। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि वहां भी बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कांग्रेस के पास वहां कर्नाटक जैसी लीडरशिप नहीं है। मध्य प्रदेश अगर भयानक एंटी इनकम्बेंसी की चपेट में है, तो कांग्रेस के पास सिद्धारमैया और शिव कुमार जैसी जोड़ी मध्य प्रदेश में फिलहाल नजर नहीं आती। बहरहाल उत्तर प्रदेश का हाल बताने के लिए आज मैं इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश जहां पर 80 सीटें हैं, वहां पर जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका जो पहिया है वो दलदल में फंसता नजर आता है मुझे। बहुत सारे लोग कहेंगे आप निराशावादी हैं, लेकिन हमने पिछले चुनाव में भी जो कहा था वो स्थितियां वही हुई। जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस बना तो बहुत सारे लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन स्थितियां क्या हुई हम सबने देखा है। जब असेंबली इलेक्शन हुआ उस वक्त भी बहुत सारे लोग उत्साहित थे, लेकिन हम उस वक्त भी जो कह रहे थे वो लगभग वही चीजें साबित हुई, लगभग, जबकि आशा काफी बढ़ी थी लोगों को। तो दोस्तों 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को आप कह सकते हैं कि विपक्ष की जो महत्वाकांक्षाएं हैं 2024 के चुनाव को जीतने की, उसके लिए सबसे बड़ा अगर चुनावी मैदान में कोई गड्ढा है, गड्ढा, हमारे हिंदी बेल्ट में अक्सर यूज किया जाता है ये फ्रेज कि गड्ढा कोई अगर है तो वो उत्तर प्रदेश है विपक्ष के लिए। क्यों है? क्योंकि विपक्ष की जो दो पॉलिटिकल पार्टीज वहां हैं, दो खासकर जो सबसे प्रमुख हैं, जो सत्ता में रह चुकी हैं, एक का नाम बीएसपी, दूसरे का नाम एसपी। बीएसपी अगर हाल के दिनों में आप देखें उसका रिकॉर्ड, वह पूरी तरह नतमस्तक है, केंद्र की सत्ता के समक्ष नतमस्तक है। कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर विरोध की राजनीति नजर नहीं आती। पार्लियामेंट में सोचिए, जो पार्टी कांशीराम जी को, अंबेडकर को याद करती है, क्यों याद करती है वो तो आज जाने वही, लेकिन वो पार्टी सावरकर, वीडी सावरकर की जयंती पर जो पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनी है, उद्घाटन उसका हुआ है, अनुष्ठान पूर्वक हुआ है, धार्मिकता, हिंदुत्व तमाम नारों के बीच हुआ है, उसके लिए भी वो पार्टी तैयार हो गई। और विपक्ष में जो मोर्चेबंदी थी कि भाई इसको हम, इससे अलग रहेंगे इस कार्यक्रम से, बीएसपी एक ऐसी पार्टी थी जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया, और कम से कम विपक्ष के साथ वो नहीं गई। विपक्ष की जो गोलबंदी थी उससे उसने अपने को अलग रखा। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को इससे बल मिला, खुशी हुई। मैं नहीं जानता कि उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन उसने राजनीतिक तौर पे विपक्ष से अपने को अलग किया। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने विपक्ष का साथ तो दिया इस मुद्दे पर, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति को भी देखें तो बीएसपी से थोड़ी अलग है। वो पूरी तरह बीजेपी के समक्ष नतमस्तक तो भले नहीं है, लेकिन वो लड़ना भी नहीं चाहती बीजेपी से,
वो केंद्र की सत्ता से लड़ना भी नहीं चाहती। जिस तरह कर्नाटक में सिद्धारमैया शिव कुमार लड़ रहे थे, जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी लड़ती नजर आ रही है, जिस तरह ममता बनर्जी भी एक लेवल पर लड़ती नजर आ रही हैं, जिस तरह तेजस्वी यादव नीतीश कुमार भी आज लड़ते नजर आ रहे हैं, जिस तरह हेमंत सोरेन लड़ते नजर आ रहे हैं, जिस तरह स्टालिन और विजयन भी लड़ते नजर आ रहे हैं, क्रमशः तमिलनाडु और केरल के चीफ मिनिस्टर, इस तरह का समाजवादी पार्टी कोई तेवर नहीं दिखाती कि वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है उससे लड़ती नजर आए। लेकिन वो चाहती है कि भले वो न लड़े, लेकिन लोग समझें कि वो लड़ रही है। यानी लड़ेंगे नहीं, लेकिन लोगों को एहसास कराएं कि वो विपक्षी पार्टी है। असल विपक्ष में नहीं होंगे, असल प्रतिरोध आंदोलन में नहीं उतरेंगे, लेकिन विपक्ष की जो स्पेस है उसको छोड़ेंगे भी नहीं, उससे डिस्क्रेडिट भी नहीं होना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बेहतर स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि ऐसा ही दल विपक्ष में रहे। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है सीटों के हिसाब से भी, जो विपक्ष की सूरत जिसकी हो, जो विपक्ष में दिखाई पड़े, लेकिन जो विपक्ष की ठोस राजनीति न करे, यही बीजेपी चाहती है। और समाजवादी पार्टी फिलहाल वही करती नजर आ रही है। अभी दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश के एक अखबार को देखा, वहां पता चला कि फैजाबाद, सीतापुर वगैरह में कई जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के शिविर हो रहे हैं। अब वो भी तैयारी अपनी करती नजर आ रही है, चुनाव की शिविर हो रहे हैं। उसमें शुरुआत कैसे हो रही है दोस्तों, मैं खबरों पर जा रहा हूं। खबर है कि हवन से होगी शुरुआत, यानी हवन किया जाएगा। यानी सॉफ्ट हिंदुत्व का कुल मिलाकर एक एजेंडा लेकर समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है। हमें फिल्म का एक गाना याद आ गया, कभी बहुत पहले ये गाना सुना था, हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी, हिंदुत्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो देश में है बीजेपी, उसके सामने हवन करेगी, हवन करेगी। लेकिन अब ये तो बताइए आप कि समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होंगे, जो अन्य माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग होंगे, जो दलित उत्पीड़ित समाज के लोग होंगे, वो हवन में क्या करेंगे। हवन तो उनकी परंपरा नहीं है, उनकी विरासत नहीं है। उस दिन वो क्या करेंगे, उस समय वो क्या करेंगे, वो चाय की दुकान पर जाकर बाहर बैठेंगे या वो भी हवन करेंगे। तो समाजवादी पार्टी हवन कर रही है। तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है इस समय उत्तर प्रदेश का दोस्तों, जो देश के संसदीय चुनाव की राजनीति के लिए बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश है। और दोस्तों अब बचती है एक पार्टी उत्तर प्रदेश की, कांग्रेस पार्टी, जो एक समय राज करती थी उत्तर प्रदेश पर। आजादी के बाद से ही उसके मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री उसके बनते गए, लगातार उसकी सरकारें बनती गईं। लेकिन वो पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुकी है और इसके अपने कारण हैं। इसके लिए किसी और को दोषी ठहराना बेवजह है। इसके लिए स्वयं कांग्रेस गुनाहगार है, जिन कारणों से कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ उत्तर प्रदेश से। लेकिन कांग्रेस आज की स्थिति में, जहां तक मैंने समझा है और जितनी मुझे जानकारी है, कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाली पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की एक तरह से देखरेख में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अपना पांव जमाना चाहती है। लेकिन वो जमाए कैसे। अब आपको मैं एक बात बताऊं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2022 के अक्टूबर महीने में गठन हुआ, पार्टी का पुनर्गठन फिर से हुआ और अध्यक्ष बनाए गए हैं बृजलाल खाबरी साहब। बुंदेलखंड से आते हैं, पूर्व सांसद हैं, बीएसपी से आते थे, बीएसपी में पहले रह चुके हैं। जालौन गरौठा से ये सांसद रहे हैं। इसके साथ ही बृजलाल खाबरी साहब के साथ पार्टी ने 6 प्रांतीय प्रोविंशियल प्रेसिडेंट चुने हैं। कौन कौन है, निजामुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं जो बीएसपी में थे, अजय राय हैं, नकुल दुबे हैं, वीरेंद्र चौधरी हैं, योगेश दीक्षित हैं, अनिल यादव हैं। तो ये जो लोग हैं, इसके पहले प्रेसिडेंट जो पार्टी के थे, प्रदेश के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे लल्लू साहब, और वाकई एक समझदार और एक ईमानदार किस्म की उनकी छवि रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को कुछ भी खास अचीव नहीं हुआ।
प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की थी ऐसे असेंबली इलेक्शन में, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि स्थितियां जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे भी बहुत खराब चुनाव परिणाम निकला, नतीजा बहुत खराब निकला। मेहनत भी किया उन्होंने, किसान आंदोलन से लेकर के और तमाम इश्यूज पर आपने देखा कि बहुत मेहनत उन्होंने की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक है कि या तो आपके एजेंडे को, आपकी राजनीति को उत्तर प्रदेश की आवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आपके जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं वो एजेंडे को, राजनीति को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। असल संकट कांग्रेस पार्टी का यही है। अब कर्नाटक का जो उनका मॉडल है, राजनीतिक मॉडल, आइडियोलॉजिकल मॉडल, वह उत्तर प्रदेश में अगर आप झांके खिड़की से, रोशनदान से, दूरबीन लगाकर, तब भी आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उस तरह की नजर नहीं आएगी। कर्नाटक में जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, बीजेपी को शिकस्त दी, पूरी तरह पछाड़ा, वो आपको उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आएगा। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ मुलायम हिंदुत्व अपना करके आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं? समाजवादी पार्टी पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब वही कर रही है और उसका नतीजा सामने है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी लगभग वही करती नजर आती है और उसका नतीजा भी सामने है। अभी एक नेता है प्रबोध कृष्णन, जो बाबा भी हैं, संत अपने को कहते हैं, और सबको अधिकार है कुछ भी अपना करने का, धार्मिक आज़ादी है देश में, लेकिन वह भी राजनीतिक मामलों में पार्टी की तरफ से टेलीविजन चैनलों पर पेश होते हैं। वो सीधे कहते हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कांग्रेस को। वो कई बार तो कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति को खारिज करते हुए नजर आते हैं। तरह तरह के बयान देते हैं इस तरह के लोग। कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को मालूम नहीं है कि उसको एडॉप्ट क्या करना है, कौन सा एजेंडा एडॉप्ट करना है, उसकी राजनीति क्या है, किन लोगों के बीच में उसको आधार बनाना है। अब सोचते हैं कि सेकुलर पॉलिटिकल जो लाइन है कांग्रेस पार्टी की इस समय, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाली कांग्रेस की, उससे मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग उसकी तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आएंगे, थोड़े बहुत, हो सकता है ज्यादा आए, लेकिन दूसरे और समूहों के बगैर क्या सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के समर्थन से कांग्रेस को बहुत अच्छी स्थिति मिल जाएगी, बहुत सफलता, कामयाबी मिल जाएगी? ये सोचना भी मैं समझता हूं कि गैरवाजिब होगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां तमाम तरह की गवर्नेंस की समस्याएं हैं, भयानक भयानक समस्याएं हैं। इतनी ज्यादा शासकीय क्रूरता, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट का नाम तो लिया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट का हाल यह है कि संसद में सेंगोल जब से रखा है तब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली गायब है। न्याय के लिए, विकास के लिए सेंगोल रखा गया है ना, कहा जाता है कि न्याय के लिए, लेकिन जब से वहां रखा गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर खबर आ रही है कि रात को बिजली गायब हो जाती है। तो वो अलग कहानी है। उत्तर प्रदेश की हालत, खासकर बीजेपी सरकार के गवर्नेंस की जो है, वो मैं मानता हूं कि बहुत बुरी स्थिति है, और जो इंडेक्स हैं उसमें भी नजर आती है। हालांकि कहा जाता है कि क्राइम कंट्रोल हो गया है। इस बार देखा जाएगा जो इंडेक्स आएगा, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अपोजिशन, खासकर कांग्रेस पार्टी, वहां कुछ नहीं अचीव कर पा रही है, तो निश्चित रूप से ये उसकी विचारधारा की कमजोरी है, उसके नेताओं की कमजोरी है, उसके संगठन की कमजोरी है। तो ले देकर उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों वाला प्रदेश है, वो बीजेपी के लिए काफी कंफर्टेबल जमीन पेश करता है। और यही कारण है कि 2019 में सपा बसपा की जो जुगलबंदी थी, गठबंधन दोनों के का था, तब भी उसने 64 सीटें उसको आई थी अपना दल मिला करके, यानी अलायंस जो एनडीए का है। जबकि माना यह जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष जो है काफी कमजोर करेगा, लेकिन 64 सीटें आई। और इस बार योगी जी की अगुवाई में पार्टी चाहती है उत्तर प्रदेश में कि इस ग्राफ को और बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, ये संकट है इस देश की राजनीति का, जो देश के सबसे बड़े प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसका किसी के पास क्या काट है मैं नहीं जानता। अगले एपिसोड्स में कभी जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।